हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम आईआर कोड का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट में मैं कवर करूँगा। फर्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन और अपॉइंटमेंट का डिस्कशन करेंगे हम। आईआर कोड में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए 3 अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं: कंसिलिएशन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 43 में कंसिलिएशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट बताया गया है। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज यू नो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। और ये चाहे स्पेसिफाइड एरिया या स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कंसल्यूशन ऑफिसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड दे मे बी परमानेंटली अपॉइंटेड और मे बी अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑल्सो। सेक्शन 44 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसमें 10 सब सेक्शन है। सबसेक्शन 1 में ये दिया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन इस्टेब्लिश वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर्म कर सकते हैं। पर्पस इनका वही है, एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड सच अदर फंक्शन। उसके अलावा भी जो फंक्शन इस कोर्ट के अंदर उन्हें असाइन किए गए हैं। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ट्रिब्यूनल फॉर्म करती है, दे शैल ऑल्सो पजेस द पावर एंड अथॉरिटीज़ जो ईपीएफ एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स को दी गई है। अब इसमें ईपीएफ एक्ट का मैंने जो ट्रिब्यूनल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। वहाँ का जो जुडिशल मेंबर है उनके लिए क्वालिफिकेशन है दैट ही मस्ट बी और ही हैज़ बीन और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो इनडायरेक्टली यहाँ भी यही अप्लाई होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है उसका जुडिशल मेंबर ये क्वालिफिकेशन मिनिमम बेयर होना चाहिए। जुडिशल मेंबर क्या है वो नेक्स्ट आगे आपको बताऊंगा। सब सेक्शन 2 में ही दिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स होंगे, एक जुडिशल मेंबर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, और दोनों ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब बेंच के 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल की बेंच होगी या तो जुडिशल मेंबर की सिंगल बेंच हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की सिंगल बेंच हो सकती है, या जो डबल बेंच होगी इनका कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है। सबसेक्शन 4 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर्म करेगी उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, टर्म ऑफिस, सैलरी अलाउंसेस, रेजिग्नेशन एंड अदर टीएनसी ऑफ सर्विस वही होंगे जो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 184 में दिए गए हैं। इस सेक्शन में यही दिया गया है रिक्रूटमेंट का ये सब टर्म्स एंड सर्विस विच में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। इसमें काफ़ी प्रोविज़न पहले अलग दिए गए थे। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं। जो प्रोविज़न थे पहले काफ़ी स्ट्रक डाउन किए गए केस लॉज में। लेटेस्ट कोर्ट केस है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का। इसके जजमेंट के बाद जो अभी स्थिति यही है सेक्शन 184 की, दैट द टर्म्स एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशन would be such as notified by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो हुई जुडिशल मेंबर की बात। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट तो सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग्स में रहेगा। और जो ईपीएफ एक्ट वाला मैंने बताया था, सीजे जो ट्रिब्यूनल फॉर्म करेगा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेगा ट्रिब्यूनल का उनके लिए भी एक क्वालिफिकेशन बार है दैट ही मस्ट बी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर कोई इक्विवेलेंट पोस्ट होल्ड करता है। नो पर्सन शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल हु हैज़ रैंक बिलो दैन जॉइंट सेक्रेटरी। देन सब सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रिब्यूनल बनाएगा उसका
टर्म उनका अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस, सैलरीज, रेजिग्नेशन वगैरह वही होगा जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। 6 में दिया गया है कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ बोथ जुडिशल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज के लिए वैरी नहीं किए, मतलब कम नहीं किए जाएंगे। देन सब सेक्शन 7 में बताया गया है कि डिवीजन बेंच कहाँ बैठेगी। जो 3 कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, जुडिशल मेंबर ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की जो डिवीजन बेंच है वो यही 5 केसेस में फॉर्म होगी, नेमली स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्चार्ज डिसमिसल, स्ट्राइक लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट क्लोजर और ट्रेड यूनियन रिलेटेड मैटर्स जो हैं, इन केसेस में ही डिवीजन बेंच फॉर्म की जाएगी। बाकी जो प्रोसीजर रहेगा ट्रिब्यूनल का, दैट विल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड, वो आगे उनके कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। देन जहाँ ये डिवीजन बेंच फॉर्म होती है उसमें जुडिशल मेंबर विल प्रिसाइड, मतलब जीएम जो है वो प्रिसाइड करेंगे, वो लीड करेंगे बेंच। फिर सब सेक्शन 9 में दिया गया है कि कोई वैकेंसी आती है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो आगे पढ़ेंगे 46 में, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, वो उसी मैनर में फिल होगी जो 4 और 5, सब सेक्शन 4 और 5 में दिए गए हैं सीजे और एसजे का। और जो भी प्रोसीडिंग्स उसमें चल रही थी, फॉर एग्जांपल कोई जुडिशल मेंबर है या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, वो लीव कर देते हैं रेजिग्नेशन या कुछ अदर रीज़न से, उनकी जगह कोई और आता है, तो प्रोसीडिंग्स जो पहले उनके बेंच पे चल रही थी वो वहीं से कंटिन्यू की जाएंगी, शुरू से कंटिन्यू नहीं की जाएंगी। ये 2 चीज़ें दी गई हैं सब सेक्शन 9 में। और सब सेक्शन 10 ही कहता है कि ट्रिब्यूनल का जो बाकी स्टाफ होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जुडिशल मेंबर के कंसल्टेशन में अपॉइंट करेगा। सेक्शन 45 से इसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी ट्रिब्यूनल, इसमें दोनों ट्रिब्यूनल शामिल हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। उनका अपॉइंटमेंट इन 2 ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होगा, मतलब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उस पर कोई केस नहीं होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी या डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 2 ग्राउंड पे उन पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। देन सेक्शन 46 नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसमें आई गेस 7 ही सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 में यही दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सच केसेस, जहाँ पे या तो नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन है या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व्ड है। ऐसे 2 केसेस एनआईटी रिजॉल्व करेगा। देन एनआईटी में भी 2 मेंबर ही होंगे, जुडिशल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। दीज ऑल्सो विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे इसी कोड में दिया गया है दैट जेएम के लिए जो बार है, जुडिशल मेंबर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो करेंटली या फॉर्मर जज हो हाई कोर्ट का, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर मस्ट बी और हैज़ बीन अ सेक्रेटरी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इक्विवेलेंट रैंक। जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जॉइंट सेक्रेटरी था, यहाँ पर सेक्रेटरी की पोस्ट मिनिमम बार है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए, and he also must be having adequate experience in handling labor related matters. Then subsection 5 states that NIT will be presided by judicial member, जैसे ट्रिब्यूनल के केस में था, ये यहाँ भी जुडिशल मेंबर ही प्रिसाइड करेगा जहाँ। देन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ जुडिशल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, उनके सैलरी अलाउंसेस और बाकी सर्विस की टर्म्स वही रहेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। एंड अदर स्टाफ
विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद जुडिशल मेंबर। सेम ही है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो बस आपको कुछ पॉइंट्स अलग याद रखने हैं। जो वहाँ पे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की जगह यहाँ सेक्रेटरी हैं मिनिमम बार। देन डिसीजन कैसे आएंगे इनके, सेक्शन 47 बताता है। ये भी मैं इसमें ही कवर कर रहा हूँ बिकॉज इसमें रेफरेंस की बात कही गई है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जो भी डिसीजन रहेंगे दैट शैल बी बाय कंसेंसस ऑफ मेंबर्स, मतलब सबकी सहमति से होंगे। बिकॉज ऑब्वियसली डिवीजन बेंच जैसे बैठती है, अगर दोनों मेंबर अलग अपना डिसीजन देते हैं तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। देन अगर ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन आती है दैट बोथ मेंबर्स डिफर ऑन द पॉइंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफरेंस दिया जाएगा और उस रेफरेंस के बाद एक 3 मेंबर बेंच बिठाई जाएगी जहाँ पे किसी और ट्रिब्यूनल का जुडिशल मेंबर एज अ रेफरी एक्ट करेगा इनडायरेक्टली। यहाँ पे उस लैंग्वेज में नहीं दिया है बट यहाँ पे वही दिया है दैट ऐसे केस में दूसरे ट्रिब्यूनल का जुडिशल मेंबर एंड प्रीवियस ट्रिब्यूनल का जीएम और एएम, ये तीनों बैठ के डिसाइड करेंगे, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन रहेगा। सो इट्स इनडायरेक्टली द सेम थिंग। देन 48 में डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। इसमें 2 डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं एनआईटी या ट्रिब्यूनल का मेंबर के लिए। फर्स्ट दैट ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। एनआईटी या ट्रिब्यूनल में कोई ऐसा मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब या तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कनेक्टेड है या फिर उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। उस इंडस्ट्री में अगर वो ऐसा कुछ डिसीजन देता है तो उससे ही विल बी अफेक्टेड। देन सेकेंड बार है ही मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये 2 ही डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजंस थे एनआईटी और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के। आई होप यू अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।